नमस्कार। तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 सितंबर 2022 की करंट अफेयर की समसामयिक घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आज की जो सबसे प्रमुख समसामयिक घटना है, जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो स्पेशली आज जीएस सेकंड के, अगर हम प्रासंगिकता की बात किया जाए, जो कि महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित। उदाहरण के तौर पर आप आईएमएफ को देख सकते हैं। तो इस मुद्दे में यह कहा गया है कि हमारा जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप जिसे कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और निधि जिसे कहा जाता है या कोष कहा जाता है, उसने श्रीलंका को $2.9 बिलियन की एक विस्तारित सहायता प्रदान किया है। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से श्रीलंका आर्थिक संकट की स्थिति से घिरा हुआ है और वो गुजर रहा है, इस स्थिति में अब श्रीलंका के पास एकमात्र चारा रहा कि वो आईएमएफ से लोन ले। आप सभी को यह भी पता होगा कि 1991 में भारत के साथ भी इसी प्रकार का वित्तीय और आर्थिक संकट हुआ था। उस वक्त भारत भी आईएमएफ से, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लिया था, जिसके बाद भारत की स्थिति पटरी पर आई थी। भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और भारत में एलपीजी जैसे कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और आप उसे वैश्वीकरण के रूप में कह सकते हैं, भारत के अंदर में स्थापित किया गया। भारत में आर्थिक सुधार किए गए, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र में। तब जाकर भारत आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला देश बन गया है। उसी प्रकार से आईएमएफ की श्रीलंका को 2.9 बिलियन की सहायता प्रदान की है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने सुधार के रोड मैप के साथ $2.9 अरब का ऋण के लिए पहला आईएमएफ को उसने धन्यवाद दिया। अब देखिए, आईएमएफ जो हमारा और श्रीलंका लगभग $2.9 बिलियन के विस्तारित फंड सुविधा ईएफएफ के तहत 48 महीने की व्यवस्था के साथ श्रीलंका में आर्थिक नीति का समर्थन करने के लिए ये इस पर समझौता किया गया है। आप सभी को पता होगा कि आप समझ सकते हैं कि जो आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य जो है, अंतरराष्ट्रीय मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं कि विश्व में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिति को बहाल करना होता है। वहीं पर दूसरा सबसे प्रमुख अगर उद्देश्य की बात करें, वो है आपका वित्तीय स्थिरता की रक्षा प्रदान करना, और तीसरी कमजोरों की रक्षा करना और भ्रष्टाचार की कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को एक तेज करने का एक मुख्य आप उद्देश्य कह सकते हैं ये आईएमएफ का। तो जिस प्रकार से भारत को आईएमएफ ने 1991 के दौरान में मदद की थी, वित्तीय मदद की थी, इसी प्रकार से आईएमएफ ने श्रीलंका को भी $2.9 बिलियन की सहायता की है। तो ये सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबर आप कह सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे सबसे प्रमुख खबरों पर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सो देखते हैं, अब बात करते हैं दूसरे सबसे प्रमुख, जो कि द हिंदू से लिया गया है, और ये हमारे जीएस सेकंड के भारत और उसके पड़ोस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हो सकता है। जीएस सेकंड से इससे प्रश्न बन सकता है। तो इसका मेन खबर यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आ रहे हैं, ऐसा विदेश मंत्री ने कहा। विदेश मंत्रालय से ये खबर आई है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसके पीछे की कहानी को अगर हम समझेंगे तो ये कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हाल ही में ने घोषणा की थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे और वो भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में, खास करके स्पेशली अजमेर शरीफ में अपना नवाज अदा करेंगे। तो और मुजिब
मुजीब छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। ये क्या है? आप सभी को पता होगा कि जो मुजीब स्कॉलरशिप है उन छात्रों को मिलेगा जो स्पेशली 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 में, अर्थात आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो है बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से प्रचलित था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहे हैं जिसमें भारत ने उसको खुलकर सहायता की और परिणाम ये हुआ कि आज जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरता है। तो उसी मुजिब स्कॉलरशिप 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए, जितने गंभीर रूप से घायल हुए 200 भारतीय सशस्त्र बलों को जवानों के वंश के लिए बांग्लादेश सरकार ने ये मुजिब स्कॉलरशिप की शुरुआत की थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दो देशों के बीच में के सहयोग जो है काफी परस्पर हो सकता है। दोनों पक्ष ने उच्च स्तर की भागीदारी कायम रखी। आगामी जो यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध और विश्वास का एक पहल हो सकता है। दो राष्ट्रों के बीच में खास करके रणनीति यही कहता है कि आप अपने पड़ोसी मुल्क से एक बेहतर संबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करते हैं तभी आपकी राष्ट्र का, आपकी देश के विकास की हित होती है। तो यहाँ पर हमारे जो भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध जो है और भी सुदृढ़ होगा और भी मजबूत होगा इस प्रकार के पहल से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दों में ये GS सेकंड में आप इसे कोट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये है आपका स्पेशली एक कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, एक युद्ध अभ्यास है। एक युद्ध जो है अभ्यास है। क्या है हम इसको समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ, GS सेकंड में प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, और सबसे प्रमुखता है ये आपके प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकता है जिसका नाम है ओस्टोक 2022। भारत, चीन और रूस के साथ एक युद्ध अभ्यास है। ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है कि ओस्टोक 2022 की भारत चीन की भागीदारी के साथ रूस में शुरुआत होगा। इसका क्या कहता है कि हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी रूस के, अगर आप बात करें रूस के पूर्वी सैन्य जिले के परीक्षण मैदान में एक बहुपक्षीय रणनीति और कमांड अभ्यास जिसका नाम है ओस्टोक 2022 में भाग लेने जा रही है। आप सभी को पता होगा कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है युद्ध के मामले में सामान्य नहीं रहा है। आपने देखा हाल फिलहाल में आपने डोकलाम के बारे में देखा होगा, जिस प्रकार से डोकलाम स्टैंड पर भारत और चाइना भिड़ा हुआ था, उसी प्रकार से। तो कहने का मतलब है, लेकिन कहीं न कहीं ये ओस्टोक 2022 की चीन और रूस के साथ जो सैन्य अभियान होगा एक तरीके से एक अलग पहल हो सकता है। आप देखेंगे कि भारत के तरफ से ये प्रश्न बन सकता है कि भारत के तरफ से कि कौन सी सेना भाग ले रही है। तो हमारे भारत के तरफ से 7/8 गोरखा राइफल के दल है ना, इसमें शामिल होंगे। वहीं पर चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी इस अभ्यास में भाग लेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ओस्टोक 2022, जो भारत, चाइना और रसिया के बीच में एक सैन्य अभियान है ना। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैन्य अभियान प्रशिक्षण मैदान में आपका रणनीति और कमांड अभ्यास है। भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स इस युद्ध में भाग लेंगे, वहीं पर चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी इस युद्ध में भाग लेने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न के तौर पर यह बन सकता है कि ओस्टोक के बारे में थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं कि वास्तविक रूप से ओस्टोक है क्या। तो ओस्टोक जो है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अन्य भाग लेने वाली जो सैन्य दल और पर्यवेक्षकों के बीच में बातचीत हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं। वहीं पर क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, गोलीबारी अभ्यास शामिल करने के लिए और संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जाए। दूसरी बात यह है
कि भारत और रूस के बीच में संबंध अच्छे हैं, ये बात सबको पता है। और भारत ने अमेरिका की आलोचना के जवाब में अभ्यास में अपनी भागीदारी की बचाव भी किया है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत जो है ओस्टोक 2022 के इस सैन्य अभ्यास में चाइना के साथ आपको खड़ा हो। आप सबको पता है कि अमेरिका और रूस के बीच में तनतनी मची रहती है। अमेरिका जो है चीन को भी नहीं चाहता है और अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं। ऐसे स्थिति में अपने एक तरीके से पार्टनर दुश्मन के साथ अगर दिखे तो कहीं ना कहीं ये आहत सी होती है। तो भारत कई अन्य देशों के साथ रूस के नियमित रूप से बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लेता है। भारत ने अमेरिकी आलोचना के जवाब अभ्यास में अपनी भागीदारी का बचाव करने की कोशिश किया था। लेकिन तो आपके एग्जाम के पर्पस से यही है कि वो स्टोक 2022 भारत, चीन और रशिया के बीच में एक सैन्य अभियान है ना, जो भारत की तरफ से गोरखा कमांडो जो है इस युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। तो ये प्रमुख था। आगे बढ़ते हैं, जो आपकी सबसे प्रमुख, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलता है, बाल जनसंख्या। आप देखेंगे यहां पर कि जो ये हमारा जीएस सेकंड से ही संबंधित है, आपका बाल जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है ना। मतलब कि बाल जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें कि जो हमारा एनसीईआरटी या आप कह सकते कि हमारे स्कूलों में जो नामांकन है उसमें गिरावट देखने को मिला है। कहता है कि एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गई जो प्रोजेक्शंस एंड ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार ये कहता है, प्रोजेक्शंस एंड ट्रेड के अनुसार कहता है कि भारत में जो प्राथमिक कक्षा है, तो भारत में प्राथमिक कक्षा जो स्पेशली 1 से लेकर 5 तक माना जाता है ना, उसके स्कूल में नामांकन में 2011 में गिरावट देखी शुरू हो चुकी थी। एक प्रवृत्ति जिसमें 2025 तक ये रहने वाली की संभावना है। मतलब 2025 तक ये 1 से 5 साल के 1 से 5 क्लास में के नामांकन में ये आपको आंकड़ा नीचे दिख रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक अर्थात 6 क्लास से 8 क्लास तक, 6 क्लास से 8 क्लास तक इसको माध्यमिक चरण की भी बात कर सकते हैं। और 9 से 10 2016 से 2019 में नामांकन में भी गिरावट देखने को मिला। तो एनसीईआरटी का रिपोर्ट जारी ये कहता है कि 1950 के बाद जो रुझानों का अभ्यास किया जाए, जब देश में 2.38 करोड़ छात्रों के साथ 2171 स्कूल हुआ करते थे, आज वो धीरे धीरे गिर रहा है। 2005 से 2016 के बीच कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों में नामांकन 900% समग्र वृद्धि दर्ज की गई थी। अब छात्रों की जो हिस्सेदारी है वो तेजी से बढ़ रही है, 1000% से भी अधिक हो गई। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत की जो बाल जनसंख्या की वृद्धि दर है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रहा है ना। सो भारत की बाल जनसंख्या की वृद्धि इसीलिए 1991 से 2011 के बीच में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे की आबादी 18% से घटकर 13.12% हो जाती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और वास्तविक रूप से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था आपका सबसे प्रमुख। अब चलते हैं एक सबसे प्रमुख खबर पर जो कि आपको चीन से संबंधित है। ये बात करता है एक सबसे प्रमुख हाईकोर्ट का एक यहां पर देखने वाली बातें हैं कि ये आपका द हिंदू का न्यूज है। इसमें कहा गया है कि शराब से होने वाली जो मौत की जिम्मेवार जो होगा राज्य सरकार, इसका उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व राज्य सरकार को लेनी होगी। आप कह सकते हैं कि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरक्षण संगठन से संबंधित है। जीएस सेकंड में ये प्रश्न बन सकता है आपका, है ना। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि न्यूज में आखिर ये क्यों है।
तो इसके पीछे की कहानी ये है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने साफ साफ ये कहा राज्य सरकार को कि अगर किसी व्यक्ति को अगर शराब पीने से उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेवार राज्य सरकार होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए उन लोगों के परिजनों की मुआवजा, खास करके उनकी जान माल की जो खतरा है, उसकी जिम्मेदारी आपको राज्य सरकार को होगी। ये बात यूपी सरकार को, या आप कह सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर शराब पीने के बाद कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, खास करके जैसे उसकी मृत्यु, तो उस मृत्यु का जिम्मेवार जो है सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार जो है उस शराब पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। अदालत में 2021 के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वाले परिवारों के द्वारा दायर किया गया एक याचिका की सुनवाई पर करते हुए यह मामला वहां के हाईकोर्ट ने, अर्थात यूपी के हाईकोर्ट अर्थात इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। ये बात तो सत्य है कि जिस प्रकार से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर में लालच के कारण जो है जो खराब या जहरीली शराब की बिक्री होती है, उससे जो है जनता, बहुत सारे जनता का जान माल का खतरा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रमुख समसामयिक घटनाएं थी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।